शरीफ खानदान की करप्शन से मुताल्लिक एक मुबैना डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। दावा किया जा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन है। इस डॉक्यूमेंट्री की हकीकत क्या है? क्या ये महज प्रोपेगेंडा है या इसमें करप्शन के शवाहिद भी पेश किए गए हैं? तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ इस रेफरेंस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ करवाना चाह रही है या महज दबाव बढ़ा रही है? और आखिर में सेठी साहब से जानेंगे कि भारत ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है, तो क्या भारत एशिया कप से बाहर हो जाएगा? ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पर और जिसको रीट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने, उसका टीज़र जो है वो शेयर किया। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट्री का वो टीज़र देखें तो उसमें हमने इमरान खान साहब के कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं जो रिकॉर्ड है, और ये करप्शन के ऊपर बनी हुई है नवाज शरीफ साहब की। उसमें एक पोर्शन है जिसमें डिस्कस किया गया है एवनफील्ड फ्लैट्स को भी और उनकी दीगर करप्शन के बारे में, जिसमें एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी भी शामिल हैं और बाकी आप सबको ही जानते हैं फवाद चौधरी साहब। मैं किस किस का नाम लूँ? तो अवाम जो है ना वो बड़ी बेचैन है ये जानने के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स के बैनर पे आ रही है। क्या ये इतनी बड़े लेवल पे डॉक्यूमेंट्री जो है वो लॉन्च की जा रही है? इसकी हकीकत क्या है, पसे पर्दा क्या है, बज़ाहिर क्या है? फरवा दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसमें कोई अच्छे सहाफ़ी की इंटरव्यूज़ नहीं है। आपने कहा ना कि ये डॉक्यूमेंट्री है, उसके अंदर बड़े अच्छे सहाफ़ियों की इंटरव्यूज़ हैं। वो अच्छे सहाफ़ियों की कोई इंटरव्यूज़ नहीं है, कुछ पिट्ठू सहाफ़ी हैं उनकी इंटरव्यूज़ हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये एक पूरा प्रोपेगेंडा सेल है पीटीआई का जो कि ये ऐसी चीज़ें बनाता है, और उनकी पूरी कोशिश भी रही है कि मुझे भी किसी तरीके से समझाया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इधर उधर से फ़ोन शोन आए हैं कि जी वो बड़ा ये है, बड़ा वो अच्छा। है। हाँ, मगर मैं उन लोगों को जानता हूँ जो ये बनाते हैं और जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है ना, बहुत ही वसी पैमाने पे काम करती है और बहुत अनलिमिटेड फंड्स हैं उनके पास। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ वजाहत की है कि किस किस्म के लोग इन्होंने हायर किए हुए हैं और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं इन चीज़ों को फ़ंड करने के लिए, करोड़ों रुपए, जिसके अंदर कोई अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स भी हैं और वैसे भी इस किस्म के लोग जो कि इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, और कोई पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से इनको पैसे मिलते हैं एंड सो ऑन। तो अब अर्ज़ ये है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, और नेटफ्लिक्स की तरफ से एक बयान भी आ गया है कि ये हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है इसमें। इन्होंने किया है कि एक चीज़ बना के उसका ट्रेलर लगा के, और एक साइट है GoFundMe, वहाँ लगा दी है। वहाँ ये होता है कि अगर आप कोई ट्रेलर लगा दें किसी चीज़ का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि और फिर आप ये कहते हैं कि जी हम बनाना चाह रहे हैं इस किस्म की फ़िल्म और इसको फंडिंग की जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर वो लोग जो हैं जो समझते हैं कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो फिर उसके अंदर फंड्स भेजते हैं और वहाँ से फंडिंग इकट्ठी हो जाती है। ये समझे एक किस्म का, यहाँ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जैसे, पहले वो इश्तिहार देते हैं जी, और वो उसकी एक वीडियो बनाते हैं कि इस किस्म की हम हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, इस किस्म के घर बनेंगे, ठीक है, और ये हमें सब कुछ मिल गया है और परमिशंस मिल गई हैं और आप प्लॉट ख़रीदें यहाँ। और वो फिर उसमें ये होता है कि जी आप शुरू में इतने पैसे देंगे, डिपॉज़िट देंगे, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद हर महीने आप इतने पैसे देंगे, और फिर 4 साल या 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आपको एक फ़्लैट मिलेगा या अपार्टमेंट मिलेगी या घर मिलेगा। तो वो फ़ंड रेजिंग एक किस्म की होती है। फ़ंड से, उसी फ़ंड के साथ फिर वो ज़मीन ख़रीदते हैं और फिर वो चीज़ बनाते हैं। ये भी इसी किस्म की टैलेंटेड फिल्म मेकर्स के लिए ये साइट है GoFundMe, और वहाँ आप लोग लगा देते हैं और कहते हैं जी कि इसको आप सपोर्ट करें, इसके लिए पैसे कंट्रीब्यूट करें, आपको शेयर्स देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। और ये एक बड़ा ज़बरदस्त पीटीआई ने एक ये एजेंडा बनाया है कि इसको GoFund में लगा दिया और ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री जब बन जाएगी तो ये नेटफ्लिक्स पे चलेगी, और अब आप इसके लिए आके फंडिंग करें इसकी। तो अब फंडिंग जो है वो करेगा तो कोई नहीं, वो पीटीआई वाले खुद ही फंड कर देंगे वहाँ जाके।
ये जो खुफिया फंड्स हैं इनके पास, जो कि जिसके पीछे इलेक्शन कमीशन पड़ी है, बिल्कुल, तो वो फंड्स जाते कहाँ? वो इधर ही जाते हैं, इसी किस्म की चीज़ में। तो ये फिर कहेंगे कि देखिए जी पब्लिक की तरफ से कितनी फंडिंग होगी इसकी। फिर ये जाएंगे नेटफ्लिक्स के पास और कहेंगे देखें जी ये एक ऑब्जेक्टिव किस्म की चीज़ हमने की है और इसके लिए तो फंड्स भी हमने इकट्ठे कर लिए हैं, और बाकी जो है वो आप थोड़ी सी फंडिंग आप कर दें और फिर आप ये डॉक्यूमेंट्री को लगा दें। दरअसल इस किस्म की जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो नेटफ्लिक्स नहीं चलाता। इस किस्म की जो करप्शन के ऊपर या क्राइम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो आमतौर पे न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BBC चलाता है या अल जज़ीरा चलाता है। इस किस्म के जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो करते हैं, बिकॉज फिर उसको डिफेंड भी करना पड़ता है ना, बिकॉज अदरवाइज़ आपको सू हो जाते हैं आप कि आपने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा स्टंट है PTI का, मगर बड़ी ब्रिलियंट तरीके से इसको PTI ने इसको हैंडल किया और ये हमेशा करते हैं। और नून लीग और ये बाकी सियासी जमातें तो जैसे कहते हैं ना कि 5% भी उतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने PTI का ये सेल्स हैं, ये सारे जो करते हैं। और इसको फेसबुक पे भी ले गए हैं, वहाँ से उठा के और साइट्स के ऊपर भी लगा दिया है और ये पूरा एक चर्चा बना दिया है, ट्रेंडिंग बना दी है, एक चेंज चल रही है। हाँ कि ये चेंज चल रही है। मगर एक्चुअली इसमें कोई किसी की कोई हैसियत, साहिब हैसियत नहीं है कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर। फिक्टिशियस नेम है और जैसे कि फिक्टिशियस अकाउंट्स बनते हैं ट्विटर के ऊपर, ख़वातीन के स्पेशली अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के ख़वातीन की लगा देते हैं ताकि लोग आए यार एक कुड़ी कौन है, तो एक ही कहती भी पता लगे वो PTI दी फेक अकाउंट है। और ऐसे बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं। फिर पकड़े भी जाते हैं और फिर ये कहते हैं जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, हमें तो 25,000 रुपये महीना देंदे पे नहीं ले ही जा रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, ये ट्रोल फार्म्स एंड सो ऑन। और ये भी इट्स अ ग्रेट प्रोपेगेंडा स्टंट। और वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जोसेफ गोबल्स थे हिटलर के ज़माने में, उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। ही वाज अ मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा का जो मॉडर्न जो डेफिनेशन है प्रोपेगेंडा की वो जोसेफ गोबल्स से वो आती है। और उनका ये कहना था कि झूठ बोलना चाहिए, एक झूठ को 100 दफ़ा दोहराना चाहिए। जब उसको 100 दफ़ा आप एक झूठ को दोहराएंगे वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और फिर सब लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। तो झूठ को दोहरा, तो PTI का ये एक पूरा जैसे कि उन्होंने अब फाशिज्म का सलूट खान साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है ना, सारे ऐसे करके जैसे हिटलर करता ओथ लेते हुए। हाँ, तो वो उसी तरीके के साथ उन्होंने गोबल्स की जो ब्लूप्रिंट है उसको प्रोपेगेंडा के अंदर पूरा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने लोगों को भी उसी तरीके से तैयार किया हुआ है। तो आई मस्ट से हैट्स ऑफ। इसमें कोई आजकल के ज़माने में जंग जो होती है वो जलसे जुलूसों से इतनी नहीं होती जितनी कि सोशल मीडिया के ज़रिए होती है। और खान साहब नंबर 1 जा रहे हैं उसके अंदर, और इसीलिए आप देखिए फिर उसके ज़रिए वो वोटर को भी इम्पैक्ट करते हैं। एंड मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम जिसको इस्तेमाल किया जाता है। और आम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो एक दफ़ा चीज़ देखी, वो यार है कि वो कहना मैं भी देखी, वो कहना ओ चलो जी ये तो सही है। सो ये है बयानिया, मगर ये सारा झूठ है, ये सारा प्रोपेगेंडा है। और नून लीग के पास और PDM के पास कोई जवाब नहीं है सिवाय ये कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसद्दक मलिक साहब ने कर दी और कहा कि इन्होंने किस तरह ये फंड कर रहे हैं, ये फंडिंग कैसे होती है, वो चोरे हो गई, एक दफ़ा सुन ली किसी ने, हो गई, ये हर रोज़ आएगी, हर रोज़ जाएगी, ये होगा और हर जगह पे जहाँ खोल आ जाएगी। तो ये एल्गोरिदम्स फिर बन जाते हैं जिसकी वजह से ये फिर घूमती रहती है। और जब इसका ज़ोर ख़त्म, दम जो है वो टूटने को आता है तो एक और आ जाती है, वो कोई और ड्रामा शुरू हो जाता है। सो ऑल इन ऑल ब्रिलियंट PTI स्ट्रैटेजी। चलें, ये तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, लेकिन सेठी साहब आपने प्रोपोगेंडा का जिक्र किया है। इस फेक प्रोपोगेंडा की वजह से जो हमारे भोले भाले से आवाम हैं, जाहिर है कि जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं इदारों पर। उन्हें लग रहा है कि शायद ये जो डॉक्यूमेंट्री टीज़र है, फिल्म जो बनानी, अब आपने इसको क्लियर कर दिया कि ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो फंडेड चीज़ है, तो उन्होंने इस पर यकीन किया हुआ है और इस यकीन की बिना पर वो हमारे जो इदारे हैं उन पर तनकीद किए जा रहे हैं। अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? क्या इसके लिए हुकूमत क्या करेगी? नहीं, इदारों को जो सोशल मीडिया पे जो तनकीद होती है तो वो इसीलिए होती है ना कि उन पर प्रेशर डाला जाए। तो वो तो PTI आज से नहीं, कब से कर रही है। वो जब से खान साहब बाहर आए हैं तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया है और अब भी कर रहे हैं। तो वो कोई नई बात तो नहीं है, वो प्रेशर पड़ता है।
देखिए ये खान साहब का तो एक स्ट्रैटेजी है, एक तरफ इदारों को बदनाम करना और ख़राब करना, दूसरी तरफ अपने ओपोनेंट्स जो पी नून लीग वाले हैं उनके ख़िलाफ़ ये। देखिए खान साहब ने जो बयानिया बनाया ना उसके दो पिलर्स हैं। वो क्या है? एक ये है कि ये ख़ानदानी सियासत, दूसरा ये चोर 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 चोर। अब जो आप लोगों की जो जनरेशन है उनको तारीख़ का तो इतना फ्रेंकली नहीं पता, बिकॉज पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर तो अब मैं उसके ऊपर तो चाहूँ तो पूरा 2, 3, 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ, कितना झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। मगर उसका भी एक मकसद है ना। बिल्कुल। हाँ, वो भी जिन लोगों ने वो बनाई हैं टेक्स्ट बुक्स, उनका भी मकसद है उस प्रोपेगेंडा का, और ये भी उस प्रोपेगेंडा का, ये इसका भी ये मकसद है। मगर ये बात ये है कि जब ये इदारों को तनकीद करते हैं, देखें ना, एक सियासी जमात को तनकीद करना, उससे वोट छीनना, ये तो जिसे कहते हैं ना सियासत के अंदर ये होता है। सियासत के अंदर झूठे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। ये इनका जो मशीनरी है वो बेहतर है। नून लीग की और पीडीएम की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी मशीनरी बड़ी इफ़ेक्टिव है। मगर जब इदारों के ऊपर आप रियासत के इदारों के ऊपर, आइन के ऊपर, रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इलेक्शन कमीशन, लाइक आर्मी, लाइक जुडिशरी, जब उनके ऊपर आप टारगेट करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, तो फिर वो सियासी मकासद पूरे हों या ना हों, आप आइन को उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और फिर रियासत के इदारे जो हैं जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो रियासतें टूटने को आ जाती हैं, तो फिर सभी का नुकसान हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इदारों को के ऊपर तनकीद बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और अव्वल तो बाकी बैरूनी मुल्कों में तो इदारों के ऊपर तनकीद नहीं होती, मगर वहाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि इदारे जेन्युइनली न्यूट्रल होते हैं और वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं करते। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती ये रही है कि इदारों ने भी ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से फिर उनकी तनकीद जायज़ भी बनती है और होती भी है। मगर खान साहब ने तो एक नए लेवल पे ले गए ना तनकीद, और उन्होंने तो एक ज़ात का इशू बना लिया है। तो ये जो है ना, ये इसकी इजाज़त नहीं होती, और इसके इसीलिए कानून में भी बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। अफसोस इस बात का कि खान साहब के ख़िलाफ़ आपने जब एक्शन लेना था तो आपने नहीं लिया। अब वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि जब आप एक्शन सोचते भी हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार इतनी उनकी सपोर्ट बेस है और इतना गेट्स हैं उनकी, तो इनका फिर हम कैसे इनको कैसे निपटेंगे। और ये सोशल मीडिया जो है ये तो इदारों से आगे निकल गया। अब तो वो सोशल मीडिया के हक पे भी हैं। जो उन्होंने बनीगाला में मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हक में है, और उसमें आपका भी जिक्र हुआ है। हाँ खैर, मेरा तो प्यार है मेरे साथ तो बहुत खान साहब, काफ़ी गहरा प्यार होता जा रहा है। तो वो खान साहब हमेशा जिक्र करते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने केस किया हुआ है। तो मैं हमेशा वापस ये करता हूँ कि उनका केस को तो अभी 1 साल 2 साल हुए हैं जिसके ऊपर उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिसके साथ उन्हें तकलीफ़ हुई है। हाँ, मैं फिर कह देता हूँ ऐसी क्या बात है। मैंने ये कहा था कि बनीगाला में फड्डा हो गया। बनीगाला में एक फड्डे के 100 फड्डे हुए हैं वहाँ, तो किस किस्म के फड्डे हैं वो तो हमें पता चलता रहता है। तो वो अब उसके ऊपर क्या, वो तो अब पंजाब में इतने फड्डे हुए हैं, यहाँ तक कि लोग जब फाइलें लेके जाते रहे हैं खान साहब के पास कि जी ये जो फड्डे हो रहे हैं वहाँ, तो खान साहब उनको छुट्टी करा देते रहे। तो ये क्या बात हुई। मैंने जो केस किया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने भी अभी तक माजरत नहीं की कि आपने मेरे पे 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया था, और आप आए ना प्रूव करें कोई 35 पंचर या सॉरी करें, तो खान साहब तो कभी इधर जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि जी वो शायद मसूद साहब ने कहा था, तो मैं तो उनकी बात कर रहा था। शायद मसूद साहब से पूछते हैं ओके जी, वो कहते हैं मैंने तो खान साहब से सुना था, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए और मैं बैठा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और मुझे 7 साल हो गए अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये बातें छोड़े आप। और ऊपर से खान साहब ने ये भी मैंने सुना, ये भी बात कही है जब उनसे पूछा गया कि आपके ज़माने में तुम मीडिया के ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ और आपने तो इस किस्म के काले कानून भी मीडिया के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की, ये हुआ वो हुआ। तो आगे से कहते हैं नहीं वो तो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सिटी के खिलाफ एक केस किया था, बाकी तो उन्होंने नाम लिए मतीउल्लाह जान और हामिद मीर पे मैंने नहीं, मेरा तो उससे तल्लक ही नहीं है। अगर आपका तल्लक नहीं तो किसका है, तो ये भी बता दें हमें। तो फिर जब ये कहा जाता है कि अगर आपका तल्लुक नहीं है तो फिर ये इशारा कि जी रियासत के इदारों ने किया है, तो आप तो खुद कहते रहे कि रियासत के इदारे और मैं तो एक सेम पेज में। तो आप ये नहीं कह सकते थे। एक तरफ आप एक ही सफ़े पे हैं, वो और आप एक ही हैं, एक पेज पे हर फैसले हमारे इकट्ठे होते हैं, यही कहते रहते थे। अब कितने वीडियोस आपको दिखाएंगे उनके, और ऊपर से आज ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो हुकूमती वो कोई और चला रहा था, मैं तो वहाँ बैठा हुआ था, ना आया ना गया, मुझे तो पता ही नहीं था वो कह रहा है। इतने मासूम बन गए अब। तो अब खान साहब का तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर 10 दफ़ा ये कहेंगे
ब्रिगेड सारी कहेगी बिल्कुल जी खान साहब ने तो हुकूमत नहीं करन देती, यह नहीं कि खान साहब ने 4 साल मुल्क का पट्टा गा देता कर देता। तो इस वास्ते अब ये सूरत हाल है। अब हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। खान साहब का प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है 100 नंबर में से 110 नंबर ले चुकी है और स्ट्रॉन्ग जा रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो अब हम इससे ज़्यादा के थोड़ा सा रोना धोना हम कर दें और अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है सिटी साहब, सोशल मीडिया सब कुछ एक्सपोज कर देता है, लेकिन खान साहब उनकी पार्टी ने एक और इदारे पे तनकीद की है, ना सिर्फ तनकीद की है बल्कि रेफरेंस दायर कर दिया है। वो कौन सा इदारा है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिटी साहब, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, एक ज़माना आपको याद होगा जब खान साहब तारीफ़ करते नहीं थकते थे सुल्तान राजा साहब की, और फिर वो भी हम देख रहे हैं कि जब वो तनकीद करते हुए नहीं थकते। अब इलेक्शन कमिश्नर पर जो एतराज़ात हैं या जो उनके जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जुडिशल कमीशन में चली गई। उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया। उसने मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ कि उन्होंने कहा है जी EVM नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, ये बाइस्ड हैं, तो ये सब चीज़ें तो वो कहते भी रहते हैं। अब बाकायदा तौर पर उन्होंने ये रेफरेंस दायर कर लिया है। आप समझते हैं कि इस तरह हटाया जा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर को दबाव डाला जा सकता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रांगली आ रही है तो? देखिए, यहाँ 2 सवाल कर दिए ना आपने। एक ये कि क्या ये जो उन्होंने पिटीशन दायर की है इसके ज़रिए अगर ये उनकी पिटीशन सुनी जाती है और जुडिशल कमीशन बात मान लेती है तो क्या उनको रिमूव किया जा सकता है कि नहीं कानूनी तौर पे, या कानूनी तौर पे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का तरीका क्या है? बिल्कुल। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, आप ये पूछ रहे हैं। अच्छा, अब बात ये देखिए, जो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट इदारा है और इलेक्शन कमिश्नर भी एक मुत्तफ़िक तरीके से लगाया जाता है, फिर उनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता आसानी से। रिमूव करने का वही तरीका है जो तरीका जज के लिए है। इसीलिए उनको जुडिशल अथॉरिटी भी है इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास, क्योंकि वो भी कंटेम्प्ट में पिटिशंस ले सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो उनके पास जुडिशल पास भी है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल पास। अब ये है कि जैसे जज को रिमूव करना है जुडिशल कमीशन के जरिए, तो इनको भी रिमूव करना होगा तो जुडिशल कमीशन के पास पिटिशन जानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे काजी फायजीसा के खिलाफ एक गई थी तो जुडिशल कमीशन में गई थी, इसीलिए इनके लिए भी तो रास्ता तो सही है। मगर अब सवाल ये है कि जो आपने जिक्र किया कि इल्ज़ाम क्या लगाए हैं और किसके लिए गए कि इनको रिमूव किया जाए। रिमूव किया जाता है जुडिशल वर्डिक्ट्स के ऊपर नहीं, जुडिशल फैसलों के ऊपर नहीं, रिमूव किया जाता है मिसकॉन्डक्ट के लिए। अगर आपका मॉरल टर्पिट्यूड है या इस किस्म की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंटेम्प्ट बनती हैं या इदारे की कंटेम्प्ट बनती है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक जज की हैसियत है, अगर उनका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है और वो एक कमीशन को जैसे कहते हैं ना उसको डिस्ट्रीब्यूट में लेके आता है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जी इनको रिमूव किया जाए। मगर ये कि जी आपने ये फ़ैसला किया, आप फ़लाने को मिले पब्लिक में, अब फलाना ये किया वो किया, उसमें आप रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि इन पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं, एक तो कि इनका ये फ़ैसला ठीक नहीं था, ये फ़ैसला ठीक नहीं था, वो तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसले जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको आप चैलेंज अदालत पे कर सकते हैं कि एज ऑन फॉर फैसला कि ये फैसले को स्टे दिया जाए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, या इसको माना ना जाए, या इसको ओवरथ्रो कर दिया जाए। मगर ये नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन को निकाल दिया जाए। तो इसलिए ये चीज़ें तो नाइदर है नो दे, ये तो सुनेंगे भी नहीं वो, पहले सेक्शन में ये ख़त्म हो जाएगी। बात आएगी कॉन्डक्ट के ऊपर, और इन्होंने यहाँ एक ही बात की है कि ये इन्होंने कुछ फैसले किए हैं वो नून लीग वालों को या PD मुलाकातें की हैं, एक मुलाकात की। अच्छा, अब बात यह है कि मुलाकातें ना खुफिया थी, वो पब्लिक में मुलाकातें थी। और दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब इमरान खान साहब थे तो उस वक़्त भी PTI के लोगों की मुलाकातें होती थी इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ। हर रोज़ चौरी पर फवाद पहुँचे होते थे वहाँ कभी ये पिटिशन लेके, कभी ये पिटिशन लेके, और जब ये फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था फिर तो हर रोज़ ही मुलाकातें होती थी PTI वालों की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहीं भी नहीं जाएगी पिटिशन। इस किस्म की पिटिशन उन्होंने पहले भी कोशिश की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको किया जाए, मगर वहाँ भी कोई जस्टिस मिनुल्लाह ने कोई खास वास नहीं डाला इनको, तो अब ये उठ के आ गए। आपने एक बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है, अभी मैंने आपसे कहा कि इनका सोशल मीडिया जो है वो बहुत एक्टिव है, बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाता है। इनका जो लीगल डिपार्टमेंट है
मैं अगर आप थोड़ी सी इस पर रिसर्च करें, मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान की तारीख में 6 माह के अंदर इतनी पिटिशन्स अदालतों के आगे नहीं लाए जितनी के पीटीआई ने हर दूसरे दिन कहीं एक पिटिशन लॉन्च हो, एक पूरी टीम बनी हुई है, बढ़ाओ जल्दी ना पिटिशन जाओ, ताकि ख़बरों में ये आता रहे, हेडलाइंस ये बनती रहें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगले दिन छुट्टी हो जाती है पिटिशन की या वो सुनी नहीं जाती, वो कहते हैं कोई फिक्र की बात नहीं है। पिटिशनें आनी चाहिए, प्रोटेस्ट होनी चाहिए, ख़बरें बननी चाहिए, बाद में क्या होता है कोई नहीं याद रहता किसी को। ये भी एक प्रोपेगेंडा का इट्स अ डिवाइस टू कीप पुटिंग द प्रेशर ऑन। अदालतों के ऊपर भी हर रोज़ पिटिशन आ जाती है। अब अदालतें सोचती होंगी एवी रिजेक्ट एवी रिजेक्ट एवी रिजेक्ट, यार कोई तो एक्सेप्ट कर लिए नहीं दे आई ना समझन कि ऐसी अदालतें जो हैं ये हम पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स आप थोड़ी सी रिसर्च करें ना, अगले प्रोग्राम में मुझे बताइएगा कि पिछले 6 माह के अंदर पीटीआई ने कितनी पिटिशन्स हाई कोर्ट्स में, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, अपने ज़माने में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में, और उसके बाद जब इनकी छुट्टी हुई है ये बाहर आए हैं तो कितनी पिटिशनें इन्होंने हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और इसे सुप्रीम कोर्ट में की हैं। फिर ये भी बता दीजिएगा उनमें से कितनी रिजेक्ट हो गई हैं आउट ऑफ हैंड, कितनी जो है अभी तक वो कोल्ड स्टोरेज में चली गई हैं, और कितनी जो है कोई आमदोरफ्त हो रही है मगर जानी कहीं नहीं है। लेकिन सेठी साहब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पंजाब में तो उनको कह दिया है कि आप तौहीन कर रहे हैं, आपको अदालत ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराएं, 7 दिन का टाइम भी दे दिया कि कानून पे काम करें, और दूसरी जानिब जो सिंध है वहाँ पर तीसरी बार भी उन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स या डिले कर दिया है बल्दियाती इंतखाब को। तो इस पे तो क्वेश्चन उठाई जा रहा है, जमात इस्लामी ने भी सवाल उठा लिए हैं, वो भी अब इनसिक्योरिटी का इजहार करे। तो आपको नहीं लग रहा है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन लेके चल रहा है, दोहरा में इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगी, मगर जवाब बहुत आसान है एक्चुअली। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है ये सारे इश्यूज, और एक लोकल गवर्नमेंट इशू और एक ये उन्हीं के इलेक्शंस की बात, बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो फ़र्क हैं, उन जो कराची में या सिंध में हुई हैं वो फ़र्क है। सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो चुके हैं, कराची रह गया था, बिल्कुल सिर्फ कराची में होने थे, मरहलावार होता है वहाँ पे। वहाँ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज़ हैं, कंस्टिट्यूंसीज़ के डिलिमिटेशन के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, MQM जमात इस्लामी ये सारे वहाँ वो इश्यूज़ चल रहे हैं जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। बाकी सिंध के अंदर, रूरल सिंध के अंदर कोई इशू नहीं था, वहाँ उन्होंने करवा दिए हैं और कोई इशू नहीं है। तो वहाँ क्योंकि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पिटिशन्स चल रही हैं अभी एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो जब तक हल नहीं होंगी तो वहाँ कराने मुमकिन नहीं है। पंजाब के अंदर ये है कि 2019 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये पंजाब हुकूमत को, बुज़दार साहब की हुकूमत थी, उनको कहा था कि आप मेहरबानी करके कानून बनाएं और इसको इलेक्शन करवाएं। और उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि इलेक्शन हो चुके हुए थे, एक इलेक्शन नून लीग के ज़माने में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे और उनकी लोकल इलेक्शंस की उनकी हुकूमत थी लोकल बॉडीज़ में, और इन्होंने क्या किया कि उनको फ्रीज कर दिया, उनसे फंड्स उनको नहीं दिए और उनके दफ्तर बंद कर दिए। बुज़दार साहब जैसे ही इमरान खान साहब आए और वो उनको, मेयर लाहौर भी बहुत ज़्यादा, हाँ वो बेचारे सब फारग हो गए, मगर वो जब अदालतों के पास गए कि हमें फारग कर दिया, तो अदालतें उस वक्त एज़ यूजुअल थोड़ी सी उनके ऊपर प्रेशर था, पीटीआई का, नए नए आए थे खान साहब, बड़ी उम्मीदें थी, लोग हीरो बने हुए थे, तो अदालतों ने भी हाथ हौली रखा, उन्होंने कहा छोड़ो आप हो ही गए हैं, आपके 6 महीने रह गए हैं, चलो अब छोड़ो पर क्या लड़ाई झगड़े करने हैं, आपको वैसे ही इन्होंने फारग कर दिया है, 6 महीने के बाद आपने हो ही जाना था, तो हम इनको कहते हैं कि जी, और इन्होंने ये कहा था कि हम नया कानून लाएंगे। तो अदालत ने कहा जी चलो ठीक है, दिसंबर तक आप नया कानून ले आएँ, उसके बाद फिर हम, इन्होंने वो खींचते गए और अदालतों ने बहुत ही रिलैक्स तरीके से इसको ट्रीट किया। फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हुआ और अदालत ने भी फाइनली ये कह दिया कि भाई बहुत हो गया, अब आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते। अच्छा, वो इलेक्शन इसलिए नहीं कराते थे कि जैसे जैसे खान साहब की हुकूमत चलती गई वो ज़्यादा अनपॉपुलर होती रही और नून लीग की अहमियत बढ़ती गई, तो इनको डर था बुज़दार वालों को अगर इलेक्शन कराए तो नून लीग वाले फिर जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी कारकर्दगी 0/0 थी। तो इसलिए इन्होंने ना इलेक्शन कराए ना नया कानून बनाया। तो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इन्होंने कानून बनाया, उसके अंदर चलाकियाँ की कुछ, जब वो चलाकियाँ की तो वो चैलेंज हो गया। तो अब जाके अदालत ने फाइनली, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, अदालतों ने ये सब कुछ किया हुआ था। अब अदालत ने ये कह दिया भाई कराओ, अब क्या मसला है। तो इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन कह रही है कि भाई अब क्यों आप रोक रहे हैं, अपने पैसा लगा इतना हल्का बंदियों पर। अच्छा, अब इशू ये है कि ये इस वक्त तो अगेन पीटीआई की हुकूमत ही है ना वहाँ,
बिल्कुल ठीक, पंजाब में पीटीआई तो की है। हुकूमत है। तो अब वो पीटीआई जो, अच्छा अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लोग कहते हैं अब तो पीटीआई इतनी है, अब तो अनपॉपुलर नहीं, अब तो पॉपुलर है। बिल्कुल और अगर आज इलेक्शन कराए, अगर ये ऐसे ये जीते हैं, बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी पीटीआई जीत गई है, और ये जो 2-3 सीटें थी वो भी पीटीआई जीत गई है अभी जो कल परसों जो हुआ। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा अच्छा वक्त है सवाई उनको ये कराने का, बल्दियाती बल्दियाती। अब तो नून लीग इतनी पॉपुलर नहीं है, अब तो बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाएं तो पीटीआई जीत सकती है। बड़े आराम से। तो फिर ये तो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि कराओ, तो फिर तो उनको शुक्र सलूट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि हम तो जीतने वाले हैं और आप हमें कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, ठीक है ना। तो अब बात ये है, करा क्यों नहीं रहे हैं अभी? डर किस बात का है? अब क्या चक्कर है? अब सूरत हाल ये है कि फ्लक्चुएट गवर्नमेंट आई, फिर गई, फिर आई, अब फिर खतरा है शायद चली जाए। पहले इनकी हुकूमत थी पीटीआई और चौधरी साहब की, वो छुट्टी हो गई और हमजा आ गए। बिल्कुल। तो ये हमजा ने भी नहीं कराई, उसका पता नहीं था कि मैं रहूँगा या ना रहूँगा, ये ना हो कि मैं निकाल दूँ और ये आ जाए वापस और फिर ये जीत जाए। उनका ये था कि हमें निकाल दिया, हमजा आ गया, आ जाएगा तो फिर हम कराएंगे तो रह जाएंगे। तो ये एक दूसरे से इतने खौफजदा थे कि जो आएगा वो गड़बड़ ना करे। तो ना उन्होंने कराई ना इन्होंने कराई। अब सूरत हाल है कि चौधरी साहब बैठे हुए हैं और हर रोज़ बात हो रही है कि चौधरी साहब की छुट्टी होने वाली है। इसीलिए यहाँ जो सियासी इंस्टेबिलिटी चल रही है, इस वजह से पीटीआई की हुकूमत ने भी नहीं करवाए लोकल इलेक्शन, और नून लीग वालों ने भी नहीं कराए, या पीडीएम वालों ने भी नहीं कराए। तो और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है यार गेट ऑन विद इट, कराओ। अदालतें भी कह रही है कराओ, और ये नहीं करा रहे। इनको डर है कि हमने कराए और उसके हमने अनाउंस कर दिए और पीछे से हमारी छुट्टी हो गई तो वो आ गए तो उन्होंने रिग कर लेना, और रिग करके वो जीत जाएंगे और फिर क्या होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल चल रही है। यानी नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है कि हम सीट और कुर्सी बचा लें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। सेठी साहब, अब आपसे एक्सपर्ट राय लेना लाजमी है, और बात है क्रिकेट की, क्योंकि भारत ने जो एशिया कप होने वाला है, जिसकी मेज़बानी आने वाला एशिया कप जो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है। और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की विराट कोहली के साथ, तो दूसरी जानिब ये प्रोपोगेंडा क्यों हो रहा है? कौन सा प्रोपोगेंडा? ये प्रोपोगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं आप, श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है, मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये 2-2 साल के लिए उनकी सदारत जो है वो रोटेट करती है। तो 2016 से लेकर 2018 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। तो उस वक्त 2016 में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान साहब थे, और 2017-18 में मैं था। तो शहरियार साहब ने भी सदारत की है और मैंने भी सदारत की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो पहली बात तो ये है कि जो मैं कहूँगा वो जाहिर है उसमें हकीकत होगी, क्योंकि मैं आई वाज अ पार्टिसिपेंट एंड द प्रेसिडेंट एंड पीपल वांट टू नो अबाउट एंड ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, अब आइए, ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था, और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने PSL लॉन्च किया तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था, ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद और। तो PSL तो लॉन्च करना एक चीज़ थी, मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ, और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालिबन 2014 में मैं PCB का सरबराह था, और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी BCCI के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। तो उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी
या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया, और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद, 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2010-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। हमारा ये मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते हुए रहे, वो हमारे हक़ में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त BCCI को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है, और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए हैं उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब BCCI को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं, जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको। मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो BCCI का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जय शाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी। उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था, ठीक है, मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान BCCI ये PCB मान जाएगा इस बात। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि हाँ वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। अभी ये सिचुएशन, तो यानी हैंस प्रूफ के आपने अपनी आपस की रंजिशें ख़त्म करनी है तो ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, चाहे वो सियासी मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।